नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। और वक्त हो चुका है 10, यानी कि मौका है दमदार 10 का। और दमदार 10 में आज हम बताएंगे आपको कि संविधान के 75 साल को लेकर किस तरह से जश्न की तैयारी की गई है। ठीक मेरे पीछे संसद में इसकी तैयारियां हो चुकी है, थोड़ी देर में शुरुआत भी हो जाएगी। इसके अलावा संविधान बचाने के लिए भी कांग्रेस ने आज क्या कार्यक्रम किया, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही खबर होगी महायुति की, और महायुति के साथ जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नए, वो कौन होंगे, इस पर भी सस्पेंस को लेकर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन लगभग तय है कि रेस में कौन आगे चल रहा है। साथ ही बात होगी शिंदे के इस्तीफे की, और ये भी हम बताएंगे कि आज संभल में क्या हालात है और संभल में जो दंगल मचा है उसकी सच्चाई क्या है, ये भी आपके सामने लेकर आएंगे। उदयपुर में आखिरकार किस बात को लेकर राज परिवार के ही लोग आपस में भिड़ गए, ये भी आपको बताएंगे। और बुलेटिन में बात होगी चिन्मय प्रभुदास की, जिन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के मद्देनजर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। दमदार 10 में माता वैष्णो देवी में आखिरकार क्यों बवाल मचा है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बिहार की राजधानी पटना में क्यों हंगामा हुआ, और साथ ही इटावा में एक सिरफिरे आशिक के युवक की सनक के चलते किसकी जान पर बनाई, ये खबर भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे संभल की। जी हां, संभल में जो हिंसा हुई थी, और संभल में हिंसा के बाद जिस तरह से इस पर पूरी राजनीति हो रही है, उसके मद्देनजर सच्चाई भी सामने लाना बहुत जरूरी है। और जो सच्चाई इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उसको आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरह से पहले से ही षड्यंत्र करके इस हिंसा को करने के लिए तैयार की गई। तो इसके पीछे, यानी पर्दे के पीछे जो लगातार बता रहे हैं कौन लोग हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो संभल की सच्चाई के लिए सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई है मुसलमानों में, तुर्क और पठान। जी हां, तुर्क और पठान दो जो समुदाय हैं, इनके वर्चस्व की लड़ाई के चलते ही संभल में हिंसा हुई थी, और इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल एसपी सांसद जियाउर रहमान तुर्क हैं और विधायक इकबाल मसूद अंसारी पठान हैं। और सूत्रों की माने तो यहां पर एसपी सांसद जियाउर रहमान और साथ ही जो विधायक इकबाल मसूद अंसारी के बीच पुरानी रंजिश चल रही है पूरे इलाके में वर्चस्व को लेकर। और 24 नवंबर को दोनों के समर्थक मौजूद थे, और जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जो पूरा एक माहौल तैयार हुआ था, उसी का फायदा उठाते हुए बताया गया कि जो जियाउर रहमान के समर्थक है, उन्होंने इकबाल अंसारी जो विधायक है उनके समर्थकों के ऊपर गोली चलाई, और जिसकी जान गई है, जो 4 लोगों की जान गई है, वो तमाम लोग विधायक के समर्थक हैं। हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं, कुमार सोनू से हम और जानेंगे। कुमार सोनू, अब तक जो सच्चाई जिसको लेकर लगातार लोग जानना चाह रहे थे कि क्या है, वो निकल कर आ रही है पर्दे के पीछे से। दरअसल ये तो पहले से ही तय था कि क्या होने जा रहा है, षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन इसके पीछे जो तुर्क और साथ ही जो पठान समुदाय के बीच रंजिश चल रही थी, वो अब निकलकर सामने आई है। देखिए, तुर्क और पठान समुदाय का एक बड़ा तबका जो है वो संभल में रहता है, जो कि इलाके के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो तुर्क कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो इलाके के विधायक हैं इकबाल, वो पठान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और दोनों कम्युनिटी के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई है, एक अपने सामाजिक ओहदे को लेकर जो है एक अंदरूनी कलह जो है इनके बीच में चलती रही है। और पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि ये जो 4 समर्थक, जिन 4 लोगों की मौत हुई है रविवार को हुए दंगों में, वो चारों के चारों जो हैं वो विधायक इकबाल के जो हैं, इकबाल अंसारी के समर्थक हैं। और इन दोनों के बीच में आपस में गोली चली है, जिसके चलते जो है ये मौतें हुई हैं। पुलिस ने साफ तौर पर यह भी कहा कि पुलिस की गोली से कोई भी शख्स जो है मरा नहीं है। तो ये अभी तक जांच में सामने आया। हालांकि जियाउर रहमान बर्क और जो विधायक हैं इकबाल मसूद अंसारी, उनके बेटे सोहेल के खिलाफ बाकायदा बाय नेम एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें दंगा भड़काने को लेकर है धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके साथ साथ एफआईआर में ये भी जिक्र है कि जो सोहेल है, सोहेल इकबाल अंसारी, वो भीड़ को कह रहे हैं आप अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इस तरह की बातों का जिक्र है, पुलिस वालों से हथियार छीनने का जिक्र है। इसके साथ साथ जो टीयर गैस के शेल है कि इसके पीछे जो सांसद हैं और साथ ही साथ जो वहां पर इकबाल अंसारी विधायक हैं, उन्होंने किस तरह से जो भीड़ है अपने समर्थक है उनको किस तरह से भड़काया। अब उसको लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त इंडिया टीवी के पास एफआईआर मौजूद है।
संभल मामले में जो एफआईआर है वो सामने आ चुका है। एफआईआर में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं और जो आरोप लगाए गए हैं किस बिना पे लगाए गए वो भी आपको बता रहे हैं हम। इंडिया टीवी के पास जो एफआईआर की कॉपी आई है उसके मुताबिक 2 लोगों को नामजद आरोपी इसमें बनाया गया है और आरोपी नंबर 1 है इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, तो दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी के ही विधायक इकबाल अंसारी के बेटे मसूद। तो सुहेल इकबाल अंसारी ये है विधायक के बेटे और इनके ऊपर जो हिंसा हुई है इसी को लेकर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, आरोप तय किए गए हैं। संभल हिंसा की एफआईआर में बड़ा खुलासा किया गया। एफआईआर में जो सुहेल इकबाल पर आरोप लगाए गए हैं उसमें बताया गया है कि सुहेल इकबाल ने वहां मौजूद भीड़ को कहा कि भीड़ को उकसाया कहकर कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे को पूरा करो। बस इतना सुनकर भीड़ आगे बढ़ गई। मतलब जो भीड़ वहां पर जमा थी, जो आप तस्वीरों में देखा हुआ आपने कि भीड़ वहां पर जमा थी और यहां पर जो आरोपी है वो बता रहा है यानी कि विधायक का बेटा कि आप आगे बढ़ो, चिंता करने की बात नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर जियाउर रहमान पर भी एफआईआर लगा है और 22 नवंबर को बर्क ने जमा मस्जिद में नमाज अदा करने के दौरान लोगों से कहा था कि वो जो प्रशासन है प्रशासन के फैसले के खिलाफ जाएं। अब दूसरी बात यह भी निकल कर आ रही है कि इसमें हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम और अयान ये नाम आए हैं, कुछ और नाम जिनके खिलाफ इसमें आरोप लगे हैं एफआईआर में। और कहा गया है कि इन लोगों के नाम लेकर चिल्लाकर कहा गया कि पुलिस वालों से सारे हथियार छीन लो, कारतूस छीन लो, इनको आंख लगाकर मार दो, कोई भी बचकर ना जाने पाए और हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। तो यहां पर जो नाम निकल कर आए हैं, एक तो हो गए सांसद जियाउर रहमान बर्क, दूसरे हो गए इकबाल अंसारी के बेटे सुहेल अंसारी। अब और बाकी नाम जो आए हैं उसमें एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम और अयान का नाम सामने आया। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 2 नाम तो नामजद हैं जो विधायक और सांसद है, लेकिन बाकी ये जो नाम आए हैं जो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों से कारतूस छीन लो, मार दो, जला दो, कोई बचना नहीं चाहिए, ये कौन है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये तुर्क कम्युनिटी और जो पठान कम्युनिटी है उन दोनों के ही समर्थक थे और वहां पर उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल 4 जिन लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में, इस पूरी हिंसा में, वो चारों बताए जा रहे हैं विधायक के जो समर्थक हैं और उन्हीं को जो है फॉलो करने वाले लोगों में से थे। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्री प्लान तरीके से ये किया गया, हालांकि कल हमारी इलाके के विधायक से बात हुई, जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनसे मेरी सुबह बात हुई और इलाके के विधायक के बेटे से बात हुई, तो तमाम लोगों को ये कहना था कि ये प्री प्लान तरीके से नहीं था, सुनियोजित नहीं था। अचानक से लोगों ने देखा कि मस्जिद के अंदर से पानी आ रहा है, उन्हें लगा कि कूप को खाली कराया जा रहा है, जिसके बाद उनकी मस्जिद को खतरा ना हो, उसके अस्तित्व को खतरा ना हो, जिसके बाद लोग उग्र हो गए। लेकिन पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है एफआईआर के मुताबिक, आप देखें कि प्री प्लान तरीके से ये सब चीज की गई। आखिर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आए, ईंट रोड़े जो पुलिस पर फेंके गए वो कहां से आए। इसके साथ साथ पुलिस से अगर भीड़ उग्र हुई भी तो जो मस्जिद से लगातार अपील की जा रही थी वो क्यों नहीं मान रहे थे, यानी कि पूरा प्री प्लान तरीके से ये सब चीज की गई। पुलिस वालों से हथियार छीने गए, जो आंसू गैस के गोले थे, जो शेल होते हैं वो छीने गए। इसके साथ साथ मैगजीन जो पुलिस वालों की छीनी गई। जब पुलिस वाले ने, एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी मैगजीन को, अपनी गन को, जो सर्विस रिवॉल्वर होती है उसको कस के पकड़ लिया, तो 9mm पिस्टल की जो मैगजीन है वो बटन दबा के विरोध करना है, मौके से ले गए। इस तरह से उनको उकसाया जाना है कुमार सोनू। और साथ ही साथ जो सुहेल है वो अपने समर्थकों को कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम साथ हैं, अपने जो काम है उसको पूरा करो। तो ये जो तमाम जो बयान है लोगों को भड़काने के लिए किए गया और जिसका नतीजा ये देखने को मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांसद और विधायक पर आरोप लगे हैं, इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं उनके जो वरिष्ठ नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव क्या कहते हैं? रामगोपाल यादव ये कहते हैं कि षड्यंत्र तो हुआ है, लेकिन षड्यंत्र पुलिस ने किया है, बेगुनाह लोगों को मारा गया है। सुनिए उनको। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ।
तो आपने सुना, यहां पर जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। हिंसा हुई है, हिंसा के लिए वो मानते हैं कि उनके सांसद विधायक जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार यहां पर पुलिस है। और यही वजह है कि इस वक्त एक डेलीगेशन भी जा रहा है और संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, वहां पर लोग पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। उसके बाद अखिलेश यादव को इसकी एक रिपोर्ट दी जाएगी और इस डेलीगेशन में संभल बॉर्डर पर रोकने की तैयारी भी कर ली गई है, क्योंकि फिलहाल आप जानते हैं कि इस हिंसा के बाद से ही पुलिस ने कह दिया था बाहरी लोगों को संभल में आने की इजाजत नहीं होगी। इसी वजह से जो पुलिस पहरा है संभल के आसपास बॉर्डर पर बढ़ा दिया गया ताकि जिले के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति ना आ सके। अब फिलहाल संभल जाने वाले सपा डेलीगेशन को रोकने की तो तैयारी, उनके नाम बता देते हैं डेलीगेशन में कौन कौन है। माता प्रसाद पांडे हैं प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष है विधानसभा में। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में। जावेद अली राज्यसभा सांसद है। हरिंदर मलिक सांसद हैं। रुचि वीरा सांसद हैं। जियाउर रहमान बख्श सांसद हैं, वो संभल से ही है, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। नीरज मौर्य हैं, लोकसभा सांसद है। इसके अलावा विधायक नवाब इकबाल हैं, पिंकी यादव है, कमाल अख्तर है, मुरादाबाद के सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव है और बरेली के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप। ये तमाम लोग आज संभल जाने वाले हैं। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस ने वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनाती कर रखी है। और इस बीच संभल में हालात को देखते हुए सुरक्षा अभी भी कड़ी करके रखी गई है। इंटरनेट सेवा आप पहले से ही जानते हैं कि वहां पर बाधित है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जा सके और किसी भी तरह से एक बार हिंसा ना भड़काई जा सके। और पुलिस की जो मौजूदगी है वो वहां पर रह रहे आम नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास पैदा होता है सुरक्षा का। और यही वजह की पुलिस की जो मौजूदगी है अभी भी कम नहीं की गई है। और साथ ही साथ एफआईआर इसमें हो चुकी है। इस पूरे मामले में 15 नामजद लोग हो चुके हैं। 2500 लोगों के खिलाफ भी यहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है और अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस ने जैसा साफ कहा, एसपी ने, जो एसपी बिश्नोई है, उन्होंने साफ कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी आरोपी जेल जाएंगे। और संभल हिंसा में लगातार जो जांच है उसमें और भी कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जांच तो हो रही है और धीरे धीरे जैसे जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है, तथ्य सामने लेकर आ रही है, तो एक एक करके परत खुलती जा रही है। एक षड्यंत्र था जिसे किस तरह से तय किया गया था। अब मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन की अपनी अपनी थ्योरी भी है, वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मुस्लिम पक्ष मांगता है कि जो बवाल है उसके पीछे की वजह पुलिस है। पुलिस ने भड़काऊ बयान दे दिया, पुलिस ने भड़का दिया। अब कैसे ये भी समझिए, क्योंकि जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली माफ कीजिएगा, उनका कहना है कि एसडीएम ने सर्वे के लिए वजू टैंक खाली कराया, जिसके बाद पानी निकलने से मस्जिद के अंदर खुदाई की जो खबर है, अफवाह है, वो फैल गई लोगों के बीच में और लोग उग्र हो गए। यानी कि जफर अली कहते हैं सीधे सीधे एसडीएम और सीओ की वजह से यह दहशत हुई है, इसके वो जिम्मेदार हैं। वहीं संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि वजू टैंक की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए खाली कराया गया था। डीएम ने कहा कि जफर अली पुलिस फायरिंग को लेकर भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं और डीएम ने सवाल करते हुए कहा है कि जामा मस्जिद के सदर सर्वे देख रहे थे या फायरिंग। जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई। तो आपने यहाँ पर डीएम को सुना, लेकिन डीएम जो बयान दे रहे थे वो जफर अली को लेकर दे रहे थे। अब जफर अली ने किस तरह से मीडिया के सामने बयान दिया, उनको सुनिए और उनकी बातों से आप समझिए कि जो तथ्य हैं उसके साथ वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जफर साहब, कल पुलिस ने आपको डिटेन किया था, पूछताछ की थी पूरे दंगे को लेकर, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ पूछताछ में आप उनसे पूछो? वो जो मुझे यहाँ से अपने मेरे निवास से ले गई थी पुलिस, वो उसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतराज़ था। वो वहाँ उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपने सीओ पर
एसडीएम पर कैसे इल्ज़ाम लगा दिए, किस तरह से इल्ज़ाम लगा दिए। तो मैंने उन्हें यही बताया कि जो मैंने देखा है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप शहर के बहुत ईमानदार और शांति प्रिय आदमी हैं, आपके पीछे कहीं ना कोई है इस तरह का आदमी जो आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है और मैंने अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन लिया है। जो मैंने देखा है, बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए मरने वालों को, और जो दोषी हैं एसडीएम और सीओ, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो दंगाई थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे, आग लगा रहे थे गाड़ियों में, पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस वालों पे पत्थर फेंक रहे थे, उनके लिए उनके देखिए ऐसा है कि उसमें निर्दोष लोगों को बिल्कुल ना फंसाया जाए। पुलिस गोली चला रही है, वो पत्थर चला रहे हैं, वो जान ले रहे हैं, और पुलिस पब्लिक जो है वो इंजर्ड कर रही है। कहीं से कोई भी फायरिंग पब्लिक की तरफ से नहीं हुई, ना उनके पास तमंचे थे, ना गोलियां थी, कुछ भी नहीं था, वो तो निहत्थे थे। ये है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। वेपन तक रिकवर किए हैं। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सब झूठ है। कोई वेपन उन्होंने नहीं किया है, सब अपने पास से दिखाए, सारी फॉल्स रिकवरी है। और इस बीच आपको बताते हैं कि जिनकी मौत हुई है, उनकी मौत आखिरकार कैसे हुई। आरोप क्या लग रहे हैं कि पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए गौर से, क्योंकि वो आपके सामने एक एक सच्चाई को रखेंगे। तो पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने फायरिंग कर दी, एक तरीके से भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया पर चल रही है। तो क्या जांच में सामने आया कि इन 4 लोगों की मौत कैसे हुई, क्या फायरिंग से हुई, किसने फायरिंग की, क्या पब्लिक में फायरिंग हुई या पुलिस की तरफ से हुई? किसने फायरिंग की, इसके लिए हम वीडियोस देख रहे हैं, ड्रोन कैमरास भी चल रहे थे, उनको भी हम उनकी भी पड़ताल कर रहे हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार जो देसी बंदूक है उसके में जो बुलेट लगती है 315 यानी देशी जो होती है, उसी से अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दो की मैंने देखा नहीं, पर जो अभी मैंने अपडेट लिया उसके अनुसार उसी से गोली मारी गई है। तो जाहिर सी बात है वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स में की गई आवाज़ों के आधार पर लोग आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जो प्लास्टिक की बुलेट है उसकी पिस्टल और उसकी गन से लोगों को भगाने की कोशिश की गई। जितने भी चीज़ें थी हमने पूरा प्रयोग करने की कोशिश की कि वहाँ से लोग तितर बितर हो जाएं। इसके बावजूद मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई भी वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने गया था जिससे किसी का भला हो। न तो मस्जिद को कोई नुकसान पहुँच रहा था जिसको बचाने वो गए थे, न तो कोई इबादत करने गए थे, न इबादत का समय था, न वहाँ पे स्कूल था। पर सुन लिया कि किस तरह से जो हथियार इस्तेमाल किए गए तो पुलिस के पास होते ही नहीं है, यानी कि जो कट्टा तमंचा था वो कहीं और से आया था, किसी और ने इस्तेमाल किया और आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और मुख्य आरोपी हैं, और मुख्य आरोपी कौन है? एक तो सांसद, दूसरे हो गए जो विधायक है उसके बेटे। अब सोहेल किस तरह से खुद को निर्दोष बता रहे हैं और किस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं, वो भी सुनिए। संभल पुलिस ने दंगे के मामले में 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और उसमें इलाके के सांसद का भी नाम है और इलाके के विधायक हैं जो इकबाल साहब, उनके बेटे सोहेल का भी नाम है। और सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं जो दंगे के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आरोपी हैं। तो ये बताइए कि जब ये पूरी घटना हो रही थी, जब दंगा हो रहा था, पत्थरबाजी, हिंसा जो भी है हो रहा था, उस वक्त सोहेल कहाँ थे? रात देर रात में फ़ोन आया मेरे फादर के पास, वो लखनऊ में थे और मैं भी, शादियाँ बहुत चल रही हैं आजकल, शादियों में था। आपके पास फोन? मेरे पास फ़ोन आया मेरे फादर का कि भाई करीबन 12:30 बज रहे होंगे कि ऐसे से जाना वहाँ पे सर्वे की टीम होनी है, सर्वे आएगी होगा तो जाना वहाँ पे यार कुछ घपला ना हो जाए। सोहेल बड़ा परेशानी का वक्त है, मैं हूँ नहीं, लखनऊ में हूँ और तुम ज़रा ऐसा करना सुबह चले जाना उठ के।